नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों अभी हम यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस का जो 25 ईयर्स 1995 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट इंडिया, मेडावल इंडिया कवर कर लिया है और आज जो हमारा वीडियो है मॉडर्न इंडिया का सेकंड वीडियो है। इससे पहले के जो भी वीडियोज हैं उनका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने वीडियो की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। सेकंड ऑप्शन है महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी ऑप्शन है अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी ऑप्शन है मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही हमको आंसर दे रहा है, क्योंकि बंगाल में राजस्व की नई पद्धति अली मर्दन खान ने नहीं, फरखुश सियार ने प्रारंभ की थी, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। ये क्वेश्चन क्या है कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। हिंदी थोड़ी टफ होती है यूपीएससी की। सी ऑप्शन है काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। डी ऑप्शन है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो देखो दोस्तों, जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें विधि सदस्य यानी कि जो लॉ से रिलेटेड जो सदस्य होता है उसकी नियुक्ति तो थी, लेकिन इसमें किसी भारतीय की नियुक्ति नहीं हो सकती थी और इस पद पर सबसे पहले लॉर्ड मैकाले नियुक्त किए गए थे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, क्योंकि भारतीय की नियुक्ति होती नहीं थी और यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय की नियुक्ति। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं इल्बर्ट बिल था क्या। इससे पहले के क्वेश्चन से अगर आप रिलेट करते हो तो उस क्वेश्चन में क्या था कि मतलब एक लॉ के सदस्य के रूप में भारतीय का लाना। अब इल्बर्ट बिल में क्या था, इल्बर्ट बिल में एक ऐसा नियम बनाया गया था कि अगर कोई भी, जैसे कोई भी मामला होता है उसकी सुनवाई होती है, उस सुनवाई में जो जजेज होते हैं उसमें एक भारतीय होना चाहिए। मतलब उस जो सुनवाई होती है उसमें भारतीय भी सुनवाई कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई अंग्रेज पे कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में कोई भारतीय अपना निर्णय दे सकता है, जजमेंट दे सकता है। इसको लेके बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हुआ और बाद में इस नियम को वापस लेना पड़ा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, 4 ऑप्शंस हैं। जहां तक अदालतों की दांडी का अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जहां तक अदालतों की दांडी का अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। कैसे बराबरी पर लाना, क्योंकि भारतीय जज भी होगा, तो अगर सिर्फ यूरोपीय जज होगा तो अगर किसी भारतीय पर मुकदमा चल रहा हो या किसी अंग्रेज पर मुकदमा चल रहा हो तो सिर्फ वो अंग्रेज के हक में फैसला दे देगा, लेकिन अगर वो भारतीय जज होगा तो दोनों तरफ देखेगा कि हाँ भाई गलती किसकी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है कि भारत में जो पहला बैंक था वो कौन सा था। तो दोस्तों इसका आंसर ज्यादा टाइम नहीं गवाते, इसका आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में देखो, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत सारा पूछता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको 4 युद्ध दिए हुए हैं और उस युद्ध के जो पीरियड्स होते हैं, टाइम पीरियड, वो दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इस टाइम फ्रेम में कौन सा युद्ध सही बैठता है उसको मिला के आपको इसका आंसर बताना है। देखो दोस्तों, इसमें भी क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3rd, क्योंकि यहाँ पर जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
वो 1790 से लेकर 92 ईस्वी में हुआ था। और थर्ड, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये 1767 से लेकर 69 में नहीं, ये 1775 से लेकर 1782 में हुआ था। और चौथा ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें, तो ये 1848 से लेकर 1849 में हुआ था। इसलिए दो ऑप्शन गलत है, तो 2 और 3 सही है, और अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, फिर उसके सामने 4 ऑप्शन देगा। आपको क्या करना होगा, उनको मिलाना होगा और सही आंसर बताना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 4 एक्ट दिए हुए हैं और उनके सामने जो वायसराय होते थे या गवर्नर जनरल होते थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इल्बर्ट बिल है। और पिट्स इंडिया एक्ट के सामने वारेन हेस्टिंगस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सामने डलहौजी है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सामने कर्जन है, और इल्बर्ट बिल के सामने रिपन है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कर्जन ने लाया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड इरविन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जितने भी वायसराय आए थे, उनमें से कौन कब शासन किया, मतलब किसका टाइम पहले था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उनके जो टाइम थे उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सबसे पहले क्या करना चाहूंगा, जितने भी वायसराय आए उनका जो टाइम पीरियड था उसको मैंने एक पीपीटी में बनाया हुआ है। आप उस पीपीटी को, इस वीडियो को रिज्यूम करो, उस इमेज को देखो और उस इमेज को अच्छे से देख लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो वायसराय थे उनके जो टाइम पीरियड थे उससे बनते हैं। तो चलते हम सबसे पहले उस इमेज को देखते हैं। देखो, ये इमेज है पूरा, ये पूरा इमेज है। इसमें शुरू से 1774 से लेके 1931 तक का पूरा जो भी थे, मतलब गवर्नर थे, उन सब के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आप इस इमेज को देख लेना, देख के इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपको क्या करना है, बस ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको रिवीजन के लिए मैंने बनाया, एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे आप दूसरे वीडियोज पर देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन है, फिर उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग है, फिर उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, उसके बाद लॉर्ड इरविन है। इसके रेफरेंस के लिए मैंने आपको इमेज बता ही दिया है। आप इस इमेज को एक बार जरूर देख लेना, इससे हो सकता है 1 नंबर आपको मिल ही जाए यूपीएससी में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन की निम्नलिखित देशी रियासतों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ 3 रियासत दिए हुए, झांसी, संबलपुर, सतारा। आपको बताना है कि इनके कौन से क्रम में अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया था। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि सबसे लास्ट में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लड़ाई किया उन्होंने, और सबसे लास्ट में यहाँ पे झांसी जो है वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। सेकंड है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। थर्ड है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अब दोस्तों, यहाँ पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, इसलिए पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो देखो, टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ना कि तृतीय में हुई थी। अब जो तीसरा ऑप्शन है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये सही है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल थर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में किससे संबंध थे। या अगर कोई बिहार से, जैसे कि मैं बिहार से हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर चित्तौड़ होगा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया कुंवर सिंह थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। तो चित्तौड़ एक ऐसा जगह है जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से नहीं प्रभावित था। आपको क्या करना है, 1857 के जो भी विद्रोह थे, उनके केंद्र थे, उनके नेता क्या थे, उनका नाम भी याद रखना था। ठीक है, यहाँ मैंने बता ही दिया आपको, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पहला ऑप्शन जो है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। सेकंड ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। थर्ड ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अपना आंसर होगा बी, फर्स्ट और सेकंड। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था, सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के से फर्स्ट ग्रेजुएट थे वो, ये भी सही है। लेकिन ये जो सती प्रथा के विरुद्ध जो अभियान है, वो राजा राम मोहन राय ने चलाया था, ना कि केशव चंद्र सेन ने चलाया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। और जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सही है, तो ये अपना आंसर होगा बी। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? देखो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के काल में 1878 में आया, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया। थोड़ा आप ध्यान रखना, नाम लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको मैंने जो पहले जो आपको पूरा एक इमेज बना के दिया है, वो आप इमेज खास करके ध्यान रखना, और उस इमेज में जितने भी गवर्नर थे उनका कार्यकाल और उनके मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फिर से चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको इसमें से बस एक सही चुनना होता है। देखो दोस्तों, पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। सेकंड है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश थे, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। ये क्वेश्चन जो पूरा पूरा है वो कोच्चि कोच्चि जो कि एक भारत में जगह है, उस पर है। अगर आपने मतलब हिस्ट्री में कोच्चि के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसको बता दोगे। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही है। पहला ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। सेकंड ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। थर्ड ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सेकंड और थर्ड। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड और थर्ड क्यों होगा। देखो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स के जगह पे क्या होगा? आपको लॉर्ड कर्जन होगा। और ये जो दोनों ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया, ये भी सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, ये भी सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, मतलब देखो क्या है, आपको चार युद्ध दिए हुए हैं और सबसे पहले कौन सा युद्ध, मतलब आपको युद्धों को बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। तो अब आपको क्या करना है, इन चारों युद्धों के बारे में अगर आपको पता होगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, तभी आप बता पाओगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन चारों युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अंबर का युद्ध ये 1749 में अनूरुद्दीन और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। पलासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। और बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों, इसका जो
फ्लो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले अंबर का युद्ध आएगा 1749 में, फिर प्लासी का युद्ध आएगा 1757 में, फिर वांडीवास का युद्ध आएगा 1760 में, फिर बक्सर का युद्ध आएगा 1764 में, 1764 में। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो देखो दोस्तों, फेबियन आंदोलन क्या था? ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। मतलब जो ब्रिटिश के जो अच्छे लोग थे, जो समाजवादी बुद्धिजीवी थे, उनका आंदोलन था। और इस आंदोलन की प्रस्ताविका कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अब आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों सही है, एक सही है या दोनों नहीं सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केवल दो। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, वो कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 1853 दिया गया है, इसलिए 1853 की जगह क्या होगा? 1813 होगा। तो पहला ऑप्शन जो है अपना गलत है, और सेकंड ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का ग्रहण कर लिया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद मठ उपन्यास के बारे में। आनंद मठ उपन्यास क्या है? एक बंगाली उपन्यास है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका नाम मतलब ऐसा नाम है जो कि सबको पता होगा, इन्होंने लिखा था। और 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी जो मतलब ये लिखा गया है सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1857 के जितने विद्रोह थे, उनके लोकेशन यानी कि इंपॉर्टेंट लोकेशन और उनके इंपॉर्टेंट नेताओं के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इससे क्वेश्चन बनता है, और हो सकता है इससे आपको एक या दो नंबर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो देखो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे जो थे, उनके मित्र मानसिंह ने धोखा देकर उनको अंग्रेजों द्वारा पकड़वा दिया था, इसलिए इसका आंसर होगा तात्या टोपे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो दोस्तों, सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह, ये सारे चीज जो कभी भी अगर ये आए ना, तो आप इसको 1857 का विद्रोह समझना, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो क्या था? सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था। इसलिए अगर यहाँ सिपाही विद्रोह आया तो आप ये मत समझ लेना कि ये कौन सा विद्रोह है। तो सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 के विद्रोह के समय, उस समय यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग थे, वो उस समय गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? देखो दोस्तों, जितने भी इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स हुए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आए हैं। हमारे जो इंडिया का मतलब जो हिस्ट्री है आधुनिक भारत का, उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आए, उनको बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया। तो आपको ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं इंपॉर्टेंट, और उसको पब्लिश कौन करता था, ये आपको नाम ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, सोम प्रकाश जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा पब्लिश किया जाता था, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसका एक शासक हटा दिया गया था? दोस्तों हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश शासन आया था, तब वो लोग क्या करते थे? राज्यों के लिए उन्होंने हड़प नीति ला दी थी। और ये हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? डलहौजी के द्वारा। कभी भी आपको हड़प नीति का बात आए तो आप डलहौजी का नाम ले लेना। तो इन्होंने क्या किया? डलहौजी ने, इन्होंने देखा कि इंडिया के जितने भी राज्य थे उनको कैसे हड़पा जाए। इन्होंने क्या किया कि किसी भी राज्य में, किस राज्य में शासन सही नहीं है, ऐसे करके उस राज्य को हड़प लिया जाए। तो इसका आंसर होगा अवध। अवध पर इन्होंने क्या किया कि अवध में इन्होंने बोल दिया कि यहाँ जो शासन है वो सही नहीं चल रहा है, और उसको हड़प लिया।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करता है और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, किसके समय अपनाया गया था? देखो दोस्तों, कारखाना अधिनियम 1881 में आया था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह अपनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि जो लोग कारखाने में कार्य कर रहे हैं उनकी स्थितियों में सुधार को लाया जाए। इस अधिनियम में महिलाओं तथा बच्चों जो कि 7 वर्ष से ऊपर थे उनके कार्य करने के घंटों का निर्धारण किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बीच में आप हमेशा कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन आया था। तो देखो दोस्तों, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली आए 1458 में, फिर डच आए 1602 में, और अंग्रेज आए 1599 में, और फ्रांसीसी आए 1664 में। यानी कि पुर्तगाली, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डच, फिर आए फ्रांसीसी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो दोस्तों, फिर से ये वही क्वेश्चन है, यूपीएससी में से क्वेश्चन आए थे। 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, इन 2 ऑप्शनों में से बताना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड ऑप्शन है विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सीधा सा आंसर है, सबसे पहले गवर्नर जनरल का जो कंसेप्ट आया ना, वो बंगाल से शुरू हुआ, फिर बाद में उसको इंडिया का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अगर हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक थे। ये सही है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया? देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 किले दिए गए हैं, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट एंजेलो। ये चारों ब्रिटिशों के द्वारा किए गए निर्माण थे। आपको बताना है कि सबसे पहले किसका निर्माण कराया गया। तो देखो दोस्तों, जो फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में है, इसको 1781 में बनवाया गया है। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो चेन्नई में है, इसको 1644 में बनाया गया है। फोर्ट सेंट डेविड जो है मद्रास में, इसको 1670 में बनाया गया है। और फोर्ट सेंट एंग्लो जो है वो केरला में है, इसको 1505 में ब्रिटिशों के द्वारा नहीं, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया। इसलिए अपना आंसर क्या होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि कब बनाया गया? 1644 में। अगर हम यहाँ पर पीरियड की बात करें तो सबसे पहले फोर्ट सेंट एंग्लो आएगा, लेकिन वो किसके द्वारा बनाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। इसलिए अपना आंसर क्या होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? देखो दोस्तों, बहु विवाह नामक पुस्तक के बारे में पूछा गया है। 4 राइटर दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहु विवाह जो पुस्तक थी वह बहु विवाह प्रथा के विरोध में लिखी गई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसके अतिरिक्त, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी। इसके लिए इसका आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें हम, तो इन्होंने इसके अलावा बाल्य विवाह दोष नामक पुस्तक भी लिखा था। इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इसलिए अगर विधवा पुनर्विवाह आए तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को आप याद कर लेना। फिर से यूपीएससी का जो पेट क्वेश्चन है कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और सामने उनके जो भी मतलब मिलाने वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यहाँ पर लेखक हैं, 3 लेखक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र और प्रेमचंद। और यहाँ पर सामने 4 बुक्स दिए गए हैं। और यहाँ पर है शतरंज के खिलाड़ी, देवी चौधरानी, नील दर्पण, चंद्रकांत। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बुक किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। तब हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। तो उन्होंने देवी चौधरानी लिखे था। देवी चौधरानी एक सीरियल भी है जो DD1 पे आता था, दूरदर्शन पर। और दीनबंधु मित्र
इन्होंने नील दर्पण लिखा और प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी लिखा। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 3rd, सी का 1st, ऑप्शन सी अपना आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? देखो दोस्तों, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की नींव 20 जनवरी 1817 को रखा गया था और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो में भी कल तक अपलोड हो जाएगा। तब तक दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सीरीज के जो पुराने वीडियोज हैं उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उन सारे वीडियोज का लिंक आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप यूपीएससी एक एस्पिरेंट हो तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे इस चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।